हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि किसी एटम में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं या इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने किसी एटम के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपना मॉडल प्रपोज किया, जिसे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। याद रखना है, इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया उसे कहा गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद एक और मॉडल प्रपोज किया गया, क्योंकि कुछ यहाँ पर डिफेक्ट्स थे तो उनको ठीक करने के लिए एक और मॉडल प्रपोज किया गया, जो प्रपोज किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। इन्होंने जो प्रपोज किया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, और इसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और एट लास्ट जो सबसे अच्छा मॉडल हमें मिला वो था बोहर का एटॉमिक मॉडल, या कह लीजिए एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को। आपको याद रखना है कि हम ये पढ़ चुके हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी, काफ़ी बाद हुई थी। बहुत पहले ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बहुत पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो चुका था। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर ये मॉडल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन साहब, किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब एटम के अंदर हर जगह समान रूप से इक्वल तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होगा वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट से विजिबल है। और जो नेगेटिव चार्ज था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहीं कहीं पर बीच बीच में जमा था या कहीं कहीं पर बीच में प्रेजेंट था। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो एटम है वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन में जो पल्प होता है रेड कलर का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ब्लैक सीड्स कहीं कहीं पर फंसे हुए होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा कि एटम में भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं कहीं पर बीच बीच में ट्रैप होंगे। लेकिन ये मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसका रीज़न ये बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर इतने नज़दीक हों, पास पास हों, तो फिर वो न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इतने नज़दीक हों, इतने पास पास हों। इसके बाद तो अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो याद रखना है, रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पर उन्होंने अपना ये मॉडल प्रपोज किया था। उन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं और फिर बात कर लेंगे कि उन्होंने क्या क्या और कहा था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक थिन गोल्ड शीट ली। याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड की शीट, स्वर्ण पत्र लिया था और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। जब उन्होंने ये बॉम्बार्डिंग की तो उन्होंने ये पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, यू कैन से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 99% अल्फा पार्टिकल तो एटम से पार होकर निकल गए और बहुत कम पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। ये देखिए, ये जो पार्टिकल आ रहा है ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है और बहुत कम पार्टिकल जो थे वो जिस पाथ से आए थे उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट गए। ओके, तो उनको 3 बेसिक ऑब्जर्वेशन मिले। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वो एटम के थ्रू गुजर गए, कुछ बहुत कम पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए, और तीसरा
कि वो पार्टिकल जो टूवर्ड सेंटर थे वो जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पर वापस लौट गए। ओके, तो उन्होंने इन बातों से कुछ कंक्लूजन निकाला और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, जिसका मैं समझा रहा हूँ पहला पॉइंट। वो ये कहते हैं कि एटम का मैक्सिमम जो रीजन है, जो पोर्शन है, वो हॉलो है। क्यों? आपने अभी समझा यहाँ पर कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो जा रहे हैं, थ्रू हो जा रहे हैं एटम से। ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर हॉलो स्पेस हो, एम्प्टी स्पेस हो। ओके, तो याद रखना है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसके पार हो गए, क्योंकि एटम का मैक्सिमम रीजन कैसा होता है? हॉलो होता है। अब आप देखिए कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। एक खास बात और थी कि डिफ्लेक्शन उन अल्फा पार्टिकल्स में देखा गया जो क्लोजर टू, जो सेंटर के नियर थे, केंद्र के आसपास थे। मतलब वो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के बहुत पास थे उनमें ही डिफ्लेक्शन देखा गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो याद रखिएगा कि वो अल्फा पार्टिकल जो टुवर्ड सेंटर मूव कर रहे थे, टुवर्ड सेंटर बॉम्बार्ड किए गए थे, वो उसी पाथ में वापस लौट गए। ओके, तो यहाँ पर इन तीनों जो ऑब्जर्वेशन है उनका कंक्लूजन ये आया कि आपके एटम का मैक्सिमम रीजन कैसा होगा? हॉलो होगा, और इसके सेंटर, जो सेंटर है वो रिजिड होगा। आप खुद देखें कि जो पार्टिकल सेंटर के पास थे वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और बाउंस बैक भी हो रहे हैं। मतलब सेंटर क्या रहा होगा? रिजिड रहा होगा। अब उन्होंने एक बात और ये बोली कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल रिपल तभी होंगे, प्रतिकर्षित तभी होंगे, जब सेंटर पर भी क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि हर एक एटम का सेंटर होता है जो रिजिड होगा, मतलब जिसका मास होगा, और उस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और उन्होंने इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो एट द एंड उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बोला कि सपोज करिए कोई एटम है, तो वो कैसा होगा? स्फीयर के शेप का होगा। उसका एक सेंटर होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। इस न्यूक्लियस में ही आपके एटम का मास भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ होगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, किसी एटम का मास उसके सेंटर पे होता है और एटम का पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन भी सेंटर पर मतलब न्यूक्लियस पे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। यही बात बोहर कांस्टेंट में भी कही गई, बट यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस हॉलो रीजन में। चलिए, तो एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड पढ़ने के बाद हम और एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो याद रखिएगा, जैसे आपको मालूम है कि ये जो स्फीयर दिख रहा है ये आपका एटम है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मतलब टूवर्ड्स सेंटर आते हैं, आपको मालूम है कि वो जिस पाथ में आ रहे थे उसी पाथ से वापस लौट जाएंगे। तो अब आप अज्यूम करिए कि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर से आ रहा है, तो ऐसा पाया गया कि वो न्यूक्लियस को फिजिकली हिट नहीं करता है, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आता है और इस डिस्टेंस पर आने के बाद ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और फिर वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस है, इसी को हम R0 से शो करते हैं और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास आ सकता है या कितने पास आ पाता है। ओके, अब याद रखिएगा, कोई अल्फा पार्टिकल से जिसका मास हमने m मान लिया और जिसकी स्पीड हमने वेलोसिटी हमने v मान ली, तो जब वो यहाँ से आ रहा होगा
तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि होगी ke इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इसमें इसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम अभी z से शो करने वाले हैं। याद रखिएगा z ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा और इसे अभी हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब याद रखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल, ये आप देख रहे हैं जो अल्फा पार्टिकल है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिए, जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ और नहीं बल्कि हीलियम ही है। आपको पता होगा कि इसका मास 4 यूनिट और इस पर चार्ज 2 यूनिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन का या फिर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। जैसा भी कह लें, यूजुअली बुक्स में इसको 2e शो करते हैं। यहाँ पर जो e है ये एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, मतलब न्यूनतम आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, अब सुनिए, तो जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा होता है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में तो न्यूक्लियस इसको रिपल करेगा। क्यों? अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब आपका अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा न्यूक्लियस उसको रिपल करेगा, जिससे धीरे धीरे आपके अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन हाँ, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। और याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वो पॉइंट है जहाँ पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के, और यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। ओके, तो अब आप समझिए कि जो ke है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो आपको मालूम होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है 1/4πε0 Q1 चार्ज 1 इंटू Q2 चार्ज 2 अपॉन R। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये जो पॉइंट, ये जो मैंने Q1 अज्यूम किया है, ये Q1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल या चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, और ये जो Q2 है, ओके, ये Q2 है, ये चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस मतलब Z है। तो अगर मैं लिखूं फिर से तो Pe हो सकता है 1/4πε0। अब देखिएगा जो Q1 है वो तो 2e होगा, हम बात कर चुके हैं, और जो Q2 है वो हो जाएगा Z। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, अपॉन यहाँ पर जो ये हमने R लिया है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर न्यूक्लियस, और डिस्टेंस क्या है, R0, जो स्वयं क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो यहाँ पर हम R को क्या कहेंगे, R0 कह लेंगे। तो अब हम वही यूज़ करते हैं, हमको मालूम है एट R0 क्या है, ke इज इक्वल टू Pe है। तो ke कितना है, ke इज हाफ mv² एंड Pe इज 1/4πε0 इंटू 2e इंटू Z अपॉन R0। अब चूँकि हमें R0 निकालना है तो फॉर्मूला आएगा R0 इज इक्वल टू 2/4πε0 इंटू 2e Z अपॉन mv²। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो सकता है R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4ez अपॉन mv²।
अगर हम चाहें तो हम इसका एक और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, जो ऊपर 2 है मैं उसे कुछ ऐसा लिखूंगा 2Ez अपॉन 1/2 mv²। आप ये सोच लीजिए कि ये जो स्टेप आया है, ये मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर से R0 को यहाँ ले आया और इस पूरी क्वांटिटी को मैंने नीचे ले आया है। आप समझ जाएंगे आई गेस। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो अब एक और बन सकता है R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2Ez अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है रिलेशन, ये है किसी एटम के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ओके, अब यहाँ पर के आपको अगर क्वेश्चन में के दिया हो, ई दिया हो, जेड दिया हो, वैल्यू पुट करिएगा और आपको R0 की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि वैल्यू ऑफ 1/4πε0 9 इंटू 10 पावर 9 होती है MKS में, SI में, और CGS में इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। वैसे तो ये उतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, हम तो सिर्फ इसे याद रखेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।